चलो देखो बेटा सामने, कल हम लोगों ने पढ़ा था HPR अप्रोच, और इसमें दो आपको मेथड मैंने बताए थे। अगर 1 ईयर का डेटा है तो क्या करोगे, 1 ईयर से ज्यादा है तो क्या करोगे। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपको समझ में आएगा ये कैसे होगा। अच्छा, वो क्वेश्चन करने से पहले जरा इसी के नीचे लिखिएगा पॉइंट टू रिमेंबर। पॉइंट टू रिमेंबर लिखिए। पॉइंट टू रिमेंबर, थोड़ा सा बेटा मैथमेटिक्स है। लिखो पहला पॉइंट, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, क्या लिखें, 1/2। 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2। सेकेंड पॉइंट, अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स है तो इसको लिखेंगे एक्स की पावर 1/3, लेकिन अगर यही 3 स्क्वायर रूट से बाहर हो तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 1/2। फिर अगर x का फोर्थ रूट है तो x टू द पावर 1/4, और अगर ये 4 वी शेप के बाहर है तो 4 का मतलब 4, इसका मतलब हुआ 1/2। सिमिलरली अगर nth रूट x है तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/n, और अगर n इसके बाहर है तो ये हो जाएगा n और x टू द पावर 1/2। डन। अच्छा, अब इसी के नीचे लिखिएगा इन चारों पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ये होता है ए बी की पावर में 1/2 या स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी, ये हो जाएगा ए बी सी की पावर 1/3, और ये हो जाएगा बेटा क्यूब रूट ए बी। और मान लो ये 4 हो जाएं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी एंड डी, तो ए बी सी डी टू द पावर 1/4। और लास्ट पॉइंट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए इंटू बी इंटू ऐसे करके n पावर में 1/n, या इसी को लिखोगे nth रूट
डन। एक लास्ट पॉइंट जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ये लिखना, हाउ टू सॉल्व x to the power 1 by n on calculator. Type x, press square root button 12 times minus 1 divided by n plus 1 press into and equals to 12 times and get the answer. डन। चलो अब सामने देखो बेटा, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये चीज सिखा देता हूं, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन इसके कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले ये लिखा आपने, सबने फाउंडेशन में इंडेसिस किया हुआ है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। क्या लिखा है देखना, अगर स्क्वायर रूट के अंदर x लिखा है तो क्या लिखते हो, x की पावर 1/2। स्क्वायर रूट के अंदर x लिखा है, x की पावर 1/2। अगर इसका ये जो v शेप है, इसके अंदर 3 लिखा है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3। लेकिन अगर 3 इसके बाहर है तो 3 का मतलब 3, इसका मतलब x की पावर 1/2। अगर v शेप के अंदर 4 लिखा है तो हो जाएगा x की पावर 1/4। और अगर ये 4 बाहर है बेटा तो 4 का मतलब 4 और इसका मतलब हो गया x की पावर 1/2। सिमिलरली अगर v शेप के अंदर n लिखा हुआ है तो ये हो गया x की पावर 1/n, और अगर ये बाहर है तो ऐसे हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर 1/2, ये ऐसे हो जाएगा। पहले बताओ ये बात समझ में आई? अच्छा, अब आगे नेक्स्ट। अब देखो ये कहां से जाके रिलेट हो रहा है। जैसे मान लो मुझे a और b का ज्योमेट्रिक मीन चाहिए बेटा, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये बताओ कितने हैं, कितने नंबर हैं, 2। तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पावर में लिखोगे 1/2। समझ आया? मान लो अगर ऐसे करता हूं x1 x2 तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे हो गया। अब बताओ अगर x1 x2 x3 हो, अब काउंट करो कितने हैं, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, तीनों को पहले मल्टीप्लाई करो, x1 x2 x3 पावर में लिखो 1/3। ऐसे बेटा अगर मान लो x1 से लेके xn तक है और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे, x1 इंटू x2 ऐसे मल्टीप्लाई करते करते xn तक आएंगे और इसकी पावर में क्या लिखोगे, 1/n। ये बात समझ आई? इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ x1 इंटू x2 इंटू xn। बोलो यहां तक ठीक है? अच्छा, ये इतनी बात हुई। अब सुनो, अब ये देखो हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो आपने लिखा है ये इतना, अभी अपने कॉपी में मत लिखना। मुझे बताओ इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जो यहां लिखा है ये ब्रैकेट में आएगा और इसकी पावर में हो जाएगा 1/n और -1 हो जाएगा ना, तो ये हुआ। अच्छा, तो आप सीख गए एंडेसिस का साइन कैसे लगेगा और स्क्वायर ये ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा। चलो 2 बातें हुई। अब अगली बात देखना, देखो बेटा जैसे मान लो 2 और 8 का अंडर रूट निकालना है, यही बस स्क्रीन पे देखना। तो आप क्या करते हो, आप करोगे यहां पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, ये आ गया, उसका स्क्वायर रूट सीधे 4 आ गया। लेकिन बेटा अब इसी में मान लो इसकी पावर 3 निकालना हो, क्या निकालना हो, तब समस्या है, तब ये क्या बनेगा, 16 की पावर 1/3।
तो उसका अपने पास कैलकुलेटर में बटन होता नहीं जो अपने एग्जाम में अलाउ है, या अपने लोग को निकालना हो 2 इंटू 8 की पावर में यहां पे 4, तो ये क्या हो जाएगा 16 की पावर में 1/4। ऐसे ही कोई भी नंबर हो 2 इंटू 8 का पावर आ जाए 10th रूट आ जाए, तब निकालना पड़ेगा क्या 16 की पावर 1/10। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि जब ज्योमेट्रिक मीन आता है तो ये चीज हमें सॉल्व करने को आएगी। भाई दो चीज का ज्योमेट्रिक मीन तो चलो ऐसे निकल जाएगा, मान लो दो चीज होता 2 इंटू 8 इसका ज्योमेट्रिक मीन, तो आप ऐसे निकाल लोगे 2 इंटू 8 का पावर 1/2, और 2 8 और 9 है तो पावर 1/3 होगा, 2 8 9 और 10 है तो पावर में 1/4 आएगा, 2 8 ऐसे करके 10 नंबर हैं तो 10 आएगा। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये मुझे आपको सिखाना है। जैसे पहला तो हो जाएगा 16 की पावर 1/2, अब ये आ गया हमारे पास 16 9 144 की पावर में 1/3, ऐसे करके। तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे ये चीज मैं सिखाने जा रहा हूं कि ये चीज हम कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे, बताऊं? ठीक है, ध्यान से देख लेना क्योंकि अभी इसी की जरूरत पड़ेगी। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इधर, जैसे मान लो मुझे निकालना है 32 की पावर 1/5। क्या निकालना है? तो पहले ऐसे मैथमेटिकली कर लेते हैं। ये होता है 2 की पावर 5 की पावर 1/5, तो 2 की पावर 5 की 1/5, ये इससे गया, आंसर इज 2। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे एग्जाम में, क्योंकि मान लो 32 तो आ जा रहा है, 132 होगा, समस्या हो जाएगी। तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक लिखवाई है और उसी ट्रिक से मैं बता रहा हूं। ये देखो, ये आपने ट्रिक लिखा, हाउ टू सॉल्व x टू द पावर 1/n ऑन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करोगे यही मैं लिख रहा हूं। जैसे मान लो 32 की पावर 1/5 निकालना है, अब बताओ x की वैल्यू कितनी हुई। तो पहले हम x टाइप करेंगे, मैं कर रहा हूं, देख लो एक बार, फिर अपने आप खुद से करके देख लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या है, तो ये देखो 32 टाइप हो गया। फिर अपनी कॉपी में देखो, स्क्वायर रूट बटन 12 टाइम प्रेस करना है। देखो मैं कर रहा हूं, स्क्रीन पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर -1 लिखा है कॉपी में देखो, तो ये देखो स्क्रीन पे देखो, -1 इक्वल्स टू, फिर लिखा है डिवाइडेड बाई n। तो हमारे में n क्या है, जरा यहां देखो, n की वैल्यू क्या है, 5 है ना। तो मैंने ऐसे किया, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू, फिर लिखा है +1, तो ये देखो +1 इक्वल्स टू, और फिर आखिरी में लिखा है इनटू इक्वल्स टू बटन 12 टाइम्स लिखा है। कैसे, इधर देखो, एक, जब दोनों एक बार प्रेस कर लोगे तो एक काउंट होगा। फिर ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक बार और करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ आया? इससे किसी भी नंबर का हम लोग nth रूट निकाल सकते हैं। तो जब जब ज्योमेट्रिक मीन आएगा तब तब ये परेशानी आएगी, निकालना होगा। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है नहीं, लॉग टेबल मिलती नहीं, करना ऐसे ही पड़ेगा इसी ट्रिक से। आई बात समझ में? तो ये तो ज्योमेट्रिक, अब एक आप करके दिखाओ कि ये ट्रिक समझ में आ गई कि नहीं, तब मैं आगे बढ़ूं। लो मैं यहां लिख रहा हूं, चलो बताओ, 64 की पावर में 1/6 सॉल्व करके बताओ कैलकुलेटर पे। 64 की पावर में 1/6, फटाफट। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, एग्जाम में आप ही को करना है। तू आ रहा है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए ये कैसे काम करेगा, ट्रिक भी आपको बता दी, तो अब हम लोग क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो अब आ जाओ, जरा एक क्वेश्चन करेंगे और वहां से ये सारी एप्लीकेशन सीखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ जरा सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18,
चलो ये है क्वेश्चन, सामने देखिए। देखो क्या लिखा है, एकदम इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच से हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। अच्छा, मुझे 5 साल का डेटा दे रखा है, 5 साल का डिविडेंड और प्राइस ये दे रखा है। अब इधर देखो सब बच्चे, स्क्रीन पे देखिए, बताओ कितने साल का डेटा दिया है? 5। तो अब देखो ऐसे होता, अगर 1 साल का डेटा दिया होता तो हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस फॉर्मूले से निकाल लेते, लेकिन 5 साल का डेटा दिया है तो आप ऐसे करोगे, पहले इसी फॉर्मूले से 5 साल का निकालोगे, फिर उन 5 का या तो हम करेंगे अर्थमेटिक मीन या तो करेंगे ज्योमेट्रिक मीन, और दोनों में इंस्टीट्यूट कौन सा प्रेफर करता है? ज्योमेट्रिक मीन। तो पहले हम ये करेंगे। तो ये देखो जरा, P1 क्या है? करंट मार्केट प्राइस। चलो अब मैं ये काम करने जा रहा हूं, चलिए आइए आप भी लिखिए, ऐसे लिखिए, एक तरफ लिखिए ईयर, P1 माइनस P0 प्लस DPS1 अपॉन P0, और आंसर तो ईयर है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। एक से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। ठीक है, अब सुनो इधर देखो, ये 1 से 2, 2 से 3 क्या है? असल में क्या है, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें P0 P1 2 साल का कंपैरिजन करना है ना। पिछले साल वाला प्राइस क्या बोला जाएगा? P0, करंट ईयर वाला। तो ऐसे लोगे 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5। समझ आए? चलो अब यही जरा पहचानो, अब यहां से पहचानना शुरू करते हैं। ऊपर तो डिविडेंड लिखा है, नीचे प्राइस लिखा है, आपको नहीं लगता बेटा ये वाला जब हम इन दोनों की पढ़ाई करेंगे तो ये P0 हो गया, ये वाला P1 हो गया। जब इन दोनों की पढ़ाई करोगे तो ये वाला P0 हो गया, ये वाला P1 हो गया, और जब इसकी पढ़ाई करोगे तो ये P0 हो गया और ये वाला P1 हो गया। हो जाएगा ना? तो अब चलिए यही वैल्यू हम लोग रखेंगे। ठीक, ले जाओ, यही वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो अब मैं रखने जा रहा हूं, देखो यहां पे, तो ऐसे रखा, P0 हो गया 9, देख बिलो, ये 9 है, ये वाला 9.75 है, 9.75 डिवाइडेड बाई 9 और प्लस DPS1। DPS1 का मतलब क्या होता है? डिविडेंड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर या डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, यही तो होता है। ठीक है, तो ये देखो डिविडेंड दिया है ना, डिविडेंड कितना है? 1 का। तो यहां पे हम लोगों ने डिविडेंड ले लिया 1। ये 1 क्या है? 1 है फर्स्ट ईयर डिविडेंड। अब ऐसे दोबारा से देखो, अब करेंगे सेकंड और थर्ड ईयर में, देखिएगा सेकंड और थर्ड में, तो ये हो जाएगा P0, ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा DPS1। तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे 11.50 माइनस 9.75 अपॉन 9.75 प्लस 1। अब 3/4 का 3/4 ये रहा, तो ये हो जाएगा P0, ये हो जाएगा P1 और डिविडेंड ये वाला हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा अपने पास 11 माइनस 11 पॉइंट, सही लिखा है, 11 माइनस 11.50 डिवाइडेड बाई 11.50 प्लस 1, और आखिरी में क्या बेटा? हाँ 1.2 होगा, क्या लिखा मैंने? 1.2। और लास्ट में आ जाओ, ये देखो 4 5 का ये दोनों होगा, तो ये वाला हो गया P0, ये वाला हो गया P1 और ये हो गया
डिविडेंड। तो लिखा कितना है लास्ट वाला 10.60 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 1 पॉइंट अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। $0.1944 0.2821 0.0609 0.0772। ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का डिविडेंड है। तो ये तो बेटा पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। अब हमारे पास दो बातें हैं, दो बातें हैं। क्या क्या बेटा? या तो इन सभी का हम लोग निकालें, जैसे ये क्या निकल के आया, सब बच्चे देखो, ये आई, सब लोग स्क्रीन पे देखो, ये जो निकल के आया ये क्या है? अगर हम पहले दूसरे साल को कंपेयर करें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी है, दूसरे तीसरे का इतना है, तीसरे चौथे का इतना है, चौथे पांचवें का इतना है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनका क्वेश्चन देखना जरा, कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। तो इसका मतलब इन सब का एक वैल्यू हम लोग को बताना है। तो अगर इन सब की एक वैल्यू बतानी है तो इसका एवरेज निकालना होगा। जब बहुत सारी वैल्यूज की एक वैल्यू से प्रेजेंट करना होता है तो क्या निकालते हो? एवरेज निकालते हो। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था एवरेज तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकालो तो ये है, ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो ये है फॉर्मूला, हार्मोनिक मीन निकालो तो फॉर्मूला ये होता है। अब जैसे मान लो मैं 2 और 8 का अर्थमेटिक मीन निकालूं तो 5 आ गया। 2 और 8 का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं 4 आ गया। और अगर बेटा 2 और 8 का हार्मोनिक मीन निकालें तो ये आ गया 3.2 आया। तो कल मैंने पढ़ाया भी था, सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा ज्योमेट्रिक, उससे छोटा। ये किसको? हर वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। ये लोअर वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और ये हायर वैल्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो इंस्टीट्यूट ने इसको सिलेक्ट किया है ज्यादातर। समझ आए? मतलब चाहता है इंस्टीट्यूट की आंसर कम आए, प्रूडेंस कंसेप्ट, ज्यादा रिटर्न नहीं दिखाना चाहता। तो अब हम लोग ऐसे करेंगे, देखिए अब हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग भी इसका मीन निकालेंगे। और मीन कैसे निकालेंगे जरा देखना, मीन निकालेंगे तो अब मैं दोनों से करवाऊंगा क्योंकि पहला पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो कुछ लिखा नहीं है, तो हम दोनों मीन से निकालेंगे। लिखिए पहले अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन से अगर निकालें आंसर तो एवरेज के ही हो जाएगा। पहला है 0.1944, 0.2821, 0.0609 और 0.772। ये चार हैं तो इसको जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे। जीरो पॉइंट
07 जोड़ो, बताओ जरा कितना आ रहा है। हम्म, 1536। बेटा ये 0.1536 आ रहा है, तो इसी को आप बोलोगे ना 15.36%। %15.36 नहीं है, फिर से बताऊं, आया? आगे बढ़े। अब इधर देखो, अब वो वाला बेटा ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अब इसीलिए क्लास शुरू करने से पहले ही इतना, अब बताओ इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो काउंट करो कितने हैं ये, 4 है, तो सब मल्टीप्लाई होंगे, पावर में कितना आ जाएगा, 1/4। बोलो, अब इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, क्या करोगे, पहले सब मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर 12 टाइम स्क्वायर रूट -1 करके आंसर बताओ खुद से। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0.1944 इंटू 0.2821 इंटू 0.0609 इंटू 0.0772, यह तो 0. और -1 भी है बेटा फॉर्मूले में, तो पूरा आंसर निकाल के फिर -1 भी करोगे। एक मिनट बेटा, एक पहले ये देख लो, फिर से ये देखो, फॉर्मूला ऐसा है, ये देखो, ये तो डायरेक्ट हमने ज्योमेट्रिक मीन ही निकाल दिया। फॉर्मूला ऐसे है, नाम इसका ज्योमेट्रिक मीन है, फॉर्मूला ऐसे है, ये देख लो, HPR1 में 1 ऐड करना है, फिर 2 में 1 ऐड, सब में 1 ऐड करके तब सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब ये बताओ, अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो जहां जहां 0 लिखा है वहीं वहीं 1 कर देते हैं। 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1.1944 इंटू 1.2821 इंटू 1.0609 इंटू 1.0772, तो ये आया मेरे पास 1.7500। इसकी पावर में 1/4 और -1, 1 2 -1, ये आ गया 15.01%। या पहले लिख सकते हो 0.1501 6 15.02%। डन। अच्छा, अब मेरी तरफ देखो, ये कैसे सॉल्व होगा, ये मैंने आपको सिखाया था बेटा, ये वाला। इसकी ट्रिक बताई है कि नहीं बताई? वो जो ट्रिक बताई है वो सब पे लगेगी, मतलब कोई भी पावर हो सब निकाल लोगे, है ना। अभी एक और बता दे रहा हूं, वो खाली इन्हीं सब पे लगेगी। जरा बताओ ये क्या लिखा है, क्या हमें सॉल्व करना है? 1.7500 की पावर में 1/4, ये करना है। अब ये बताओ, इंडिसेस चैप्टर सबने पढ़ा है, इसको लिख सकते हैं 1.7500 की पावर 1/2 इंटू 1/2।
इसको लिख सकते हो 1.7500 की पावर में 1/2 की पावर में 1/2 लिख सकते हो। तो तब तो ये ऐसे भी आ जाएगा 1.7500 लिखो, 1.7500 लिखा, एक बार अंडर रूट दोबारा अंडर रूट, तब भी वही आ गया। लेकिन ये कब आएगा? जब पावर 2 के मल्टीपल में होगा, 1 2 4 6 8 2 4 8 ऐसे करके, तभी। नहीं तो वो जो बताया वो सब पे लगेगा, कुछ भी हो। समझ आया? तो इसीलिए ये नहीं लिखवा रहा हूं आपको, वो वाला लिख, पता नहीं एग्जाम में क्या चीज आ जाए, तो वो बेटर होगा। आगे बढ़े। तो ये आ गया हमारे पास HPR अप्रोच, और इसी के नीचे लिखिएगा। कुछ डाउट हो तो पूछ लो इसमें। बताओ फिर से, तो लोग बताओ। अच्छा, यहीं पे नोट में लिखो, इन एग्जाम ऑलवेज प्रेफर ज्योमेट्रिक मीन मेथड। एग्जाम में हमेशा ज्योमेट्रिक मीन मेथड प्रेफर करेंगे। ठीक है। अब जरा इधर देखना स्क्रीन पे। हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड प्राइस पढ़ा दिया, अर्निंग प्राइस पढ़ा दिया, डिविडेंड प्राइस ग्रोथ पढ़ा दिया, अर्निंग प्राइस ग्रोथ, रियलाइज्ड यील्ड, CAPM पढ़ा दिया, ये भी दोनों पढ़ा ली। तो अब जाके कॉस्ट ऑफ इक्विटी खत्म हो गई। ठीक है। अब देखो जरा शुरुआत से आ जाओ चैप्टर में, बिल्कुल शुरुआत से। तो मैंने बताया था 3 चीजें पढ़नी है हम लोग को, एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक कॉस्ट ऑफ डेट, और एक कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कहीं लिखवाया था, ये है बेटा शुरुआत में। देखो पहले कंसेप्ट में एक पढ़ना था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक पढ़ना है कॉस्ट ऑफ डेट, और एक पढ़ना था कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मुझको बताओ, कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा कि नहीं? और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सारा कुछ पढ़ लिया आपने। ठीक है। अब एक बात और रह जाती है बेटा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। क्या रह जाता है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो अब अगली चीज क्या पढ़ना है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, फिर सबका एवरेज, सबका। जैसे किसी कंपनी को 100 रुपए चाहिए, तो पता चला उसने 10 रुपए प्रेफरेंस से ले रखे हैं, 20 इक्विटी से, 10 की रिटेन्ड अर्निंग है, और कुछ डिवेंचर से। तो पहले सबकी कॉस्ट अलग अलग निकालोगे, जैसे अभी तक पढ़ा है, फिर सबका एवरेज निकालोगे ना, वेटेड एवरेज, उसको बोलते हैं WACC। क्या बोलोगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या KO। क्या चीज? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी तो अलग अलग निकलना है ना, और एग्जाम में कौन सा आएगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब वो ओवरऑल पूछेगा तो सब निकाल के एवरेज बता के दोगे। ठीक है। तो अब मैं चल रहा हूं रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकालने, और फिर अगर आज टाइम बचा तो इस पे भी आएंगे। तो अब बताओ कौन सा कंसेप्ट होगा ये? 18 हो गया, 19। चलो लिखो कंसेप्ट नंबर 19। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। डन। अच्छा, अब मेरी बात सुन लो बेटा। पहले जरा मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं। मुझे बताओ रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या होता है बेटा? अभी बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस तो अपने पास ही होता है, तो एक सोचने वाली बात है, उसकी कौन सी कॉस्ट आती है? हम लोग निकालने भी चल रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। रिजर्व कौन सा लोन लेते हो? अरे इक्विटी से पैसा लेते हो तो डिविडेंड देते हो, समझ में आता है। प्रेफरेंस से पैसा लिया तो डिविडेंड दिया, समझ में आता है।
और डेट से पैसे लिए तो ब्याज दिया, वो भी बात समझ में आती है। रिजर्व क्या है? वो तो अपने ही पास रिजर्व बना के रखा है, तो उसकी कौन सी कॉस्ट आती है? पहला डाउट तो ये है बेटा। ठीक है, ये बेटा इंप्यूटेड होता है। एग्जैक्टली ये इंप्यूटेड होता है। क्या होता है? अच्छा, अब ये इंप्यूटेड क्या होता है वो मैं समझा दूं। बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलता है वही क्या है? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट कौन पे करता है? प्रोप्राइटर। किसको? फर्म को। फर्म को। वो क्या होगा? क्या बेटा ये सब वाकई में होता होगा? सोचो। नहीं। मुझको बताओ, मैंने कुछ पैसे लगा के ये क्लासेस शुरू करी, तो वो कैपिटल है? क्या मुझे कभी इस क्लासेस ने ब्याज दिया होगा? सोचो। हम ऐसे लिखते हैं इंप्यूटेड कि अगर वो पैसा मैं ना लगाता, कहीं से लोन लेते, तब तो ब्याज देना पड़ता। तो एक खर्चा मान के उसको डेबिट बस कर लिया जाता है, प्रॉफिट घटा लिया जाता है। वाकई में थोड़े ना पेमेंट होती है। बताओ। ठीक है, अगला, मैं कुछ यहां से ड्राइंग कर लूं, तो क्या क्लासेस मुझसे कोई है, क्लासेस कोई पर्सन है जो मुझसे ड्राइंग मांगेगा इंटरेस्ट पे? इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट मांगेगा? नहीं। टेक्निकली मुझे देना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट। पढ़ते हैं ना? अब ठीक वही बात यहां पे है। क्या? देखो, कल वाली क्लास में, या मतलब कई बार बताया, ये देखो, ये कई बार बताया, कंपनी सेल करेगी, वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट करेगी, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट दे दिया, ईबीआईटी, इंटरेस्ट दिया, ईबीटी, टैक्स दे दिया, ईएटी, प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड दे दी। अब जो बचा इसको क्या बोलते हैं? अर्निंग फॉर इक्विटी। क्या बोलते हो? 10 लाख मान लो बचा, तो 6 लाख का रिजर्व बना लिया, उनको कितना दिया? 4 लाख दिया, तो 6 लाख उनका रोक लिया। तो इक्विटी वाला ये नहीं कहेगा है तो मेरा ही पैसा, अगर तुम ना रोकते हमको दे देते तो हमको ही उसको इन्वेस्ट करके उससे 2 पैसे बना लेते। समझ आया? तो वो क्या है? इंप्यूटेड है। क्या चीज बेटा? रियलिटी में नहीं होता। समझ आया? रिजर्व जब भी हम लोग रोकते हैं तो क्या है, अगर रिजर्व ना बनाए, 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो इक्विटी शेयर होल्डर बोलते ना कि हम इसको इन्वेस्ट करके उससे कुछ पैसे बना लेते। तो अगर वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है तो हमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमसे मिस हो रही है। तो ये होती है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। फिर से बताएं, बोलो, समझ में? जैसे आप सभी लोग मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, आप सबके लिए मैंने 10-10 रुपए कमाए, आपको डिविडेंड दिया 2 रुपए, तो 8 रुपए जो मैंने रोके आप ही का तो है। कल को कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए तो जो एट द एंड बचेगा आप ही को तो मिलेगा। तो आप कह सकते हो ना, अगर वो 8 रुपए भी आपको आज मिल जाता तो आप उसको कहीं इन्वेस्ट करके उससे कुछ पैसे बना लेते। समझे? तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कोई डाउट? ठीक है, लेकिन अब बेटा इसमें 3 अलग अलग केसेस आते हैं, तो वो चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो अभी दिमाग में बिठा दिया कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है। अब बताने जा रहा हूं वो निकलती कैसे है। तो लिखिए जरा, सिचुएशन 1। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, लिखो सिचुएशन 1। फॉर एग्जिस्टिंग इक्विटी के आर बराबर के ई। के आर क्या हुआ बेटा? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अगला लिखना सिचुएशन 2। फॉर न्यू इक्विटी के आर इज नॉट इक्वल्स टू के ई। Since under new issue of equity
फ्लोटेशन कॉस्ट is incurred and we know that case of retained earning and existing equity share such cost is not incurred. Situation 3. When personal tax of investor and brokerage is given. हाँ बेटा, तो ये तीन हम लोगों ने अप्रोचेस लिखे। अब ये क्या है तीनों अप्रोचेस, जरा वो समझना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरी तरफ देखो, देखो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग में आपने तीन बातें लिखा। पहले में लिखा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होती है। फिर लिखा कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग नहीं होती, और फिर एक चीज कुछ और लिखा। अब ये क्या है तीनों बातें समझो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए। तो देखिए है क्या कहानी, पॉइंट क्या है इसमें वो देखो। तो पॉइंट ये है बेटा, पॉइंट ये है, पहले ये समझते हैं। कॉस्ट ऑफ, पहली सिचुएशन कहती है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, यहां आओ जरा। ये कहा जाता है बेटा कि देखो सेल करने के बाद वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट करी, जो पैसे बचे उसमें से सेल करने के बाद वेरिएबल कॉस्ट की पेमेंट बची, कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट की पेमेंट करी, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, प्रेफरेंस का डिविडेंड। अब ये जो पैसा बचा इसी में से रिजर्व बना लेते हैं और कुछ पैसे बांट देते हैं। तो कहा जाता है जो पैसे का ये रिजर्व बना लिया, अगर बांट देते तो बेटा जो रिटर्न यहां आया है वही रिटर्न तो आता। मेरी बात सुनो, देखो अगर मान लो मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूं, कुछ पैसे रोक ले रहा हूं, तो जो पैसे मैं रोक ले रहा हूं अगर वो पैसे एक बार और, जैसे मान लो मैंने आप सभी के लिए एक एक शेयर पे 10 रुपए कमाए, मैंने आपको दिया 2 रुपए, 8 रुपए मैंने रोक लिए, तो मैं क्या बोलता हूं 8 रुपए है तो आप ही का। तो देखो आपका जो रिटर्न है वो तो ईपीएस से कैलकुलेट होगा ना। रिटर्न किससे कैलकुलेट होगा, ईपीएस से। जैसे आपने मेरे 100 रुपए का शेयर खरीदा था, मैंने एक आदमी के लिए 10 रुपए कमाया, तो आपका रिटर्न 10% लिया जाएगा। फिर कहा जाएगा उसमें से 2 मिल गया आपको, 8 आपका रखा हुआ है। समझे? तो अगर आप एग्जिस्टिंग इक्विटी हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है। बोलो समझ आ रही बात? अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है। लेकिन बेटा अगर एग्जिस्टिंग नहीं हो, नई इक्विटी हो, न्यू इक्विटी, तो अब 2 मिनट सोचना, जरा बताओ जब नया इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी? जब नया इक्विटी शेयर इश्यू करोगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी। नया इक्विटी मतलब न्यू शेयर इश्यू करना। जब शेयर इश्यू करते हो तो अंडरराइटर हायर करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे, बोलो, तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। लेकिन रिजर्व के लिए थोड़ा ना कोई एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, कोई अंडरराइटर हायर करना पड़ता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर हमने नया शेयर इश्यू किया, देखो अगर पुराना शेयर है, नया शेयर इश्यू नहीं हुआ, तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होगा। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही क्या होगा। लेकिन अगर नया इक्विटी है बेटा, नया इक्विटी, तो जब नया शेयर इश्यू करेंगे, जैसे रिजर्व तो पहले से रखा हुआ है, जब नया शेयर इश्यू करेंगे तो अंडरराइटर हायर करेंगे, उसका कुछ पैसा लगेगा, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी ना। रिजर्व पे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती, लेकिन इस पे
न्यू इक्विटी पे फ्लोटेशन कॉस्ट आएगी, तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर नहीं हो सकते। बोलो समझ में? अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी है तो रिटेन्ड अर्निंग और इक्विटी दोनों बराबर आएगा, अगर न्यू है तो दोनों अलग अलग आएगा। ठीक है? अच्छा, और तीसरी बात बेटा, तीसरी बात, आएगा कितना? अगर मान लो अलग अलग आएगा तो आएगा कितना, तो वो अभी हम निकालना सीखेंगे। और एक बात और, आएगा कितना वो यहां पे लिखा है क्या? अब चलो फिर से बता दो, क्या टॉपिक क्या पढ़ रहे हो? कॉस्ट ऑफ, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। कॉस्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस क्या होगी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? इक्विटी के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इक्विटी वाले का ही पैसा है वो। अगर वो एग्जिस्टिंग इक्विटी है तो, नया इक्विटी है तो बेटा बराबर, नया है तो बराबर नहीं होगी। ये बात मैंने लिखवा भी दिया है क्या? सिंस अंडर न्यू इशू इक्विटी फ्लोटेशन कॉस्ट इज इनकर्ड, फ्लोटेशन कॉस्ट लग जाती है। एंड वी नो दैट इन रिटेन्ड अर्निंग एंड एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कॉस्ट, कह रहे हैं बेटा रिटेन्ड अर्निंग पे इस तरह की कॉस्ट नहीं लगती, रिटेन्ड अर्निंग पे और एग्जिस्टिंग इक्विटी पे ये कॉस्ट नहीं लगती, जबकि न्यू पे क्या लगती है? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब ये देखो, ऐसे मैं समझाता हूं, स्क्रीन पे देखो। बताओ इक्विटी की कॉस्ट निकालने की कितनी अप्रोचेस पड़ी थी? देखो मेरी तरफ, इक्विटी की कॉस्ट निकालने की 2-3 अप्रोच देखो, अपने आप समझ जाओगे इसी से। ध्यान से मेरी बात सुनना। चलो यहां से देखो, शुरुआत के 3 बताऊंगा, इसी 3 से समझ जाओगे, 2 से ही समझ जाओगे। चलो बताओ, पहली अप्रोच का नाम क्या है? पढ़ो। तो इसका मतलब क्या था? डिविडेंड पर शेयर अपॉन प्राइस, यही था। ठीक है, अब सुनना बेटा, बताओ यहां क्या लिखोगे? डिविडेंड। यहां क्या लिखोगे? प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस, अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर है। अगर नया इशू किया है तो फ्लोटेशन कॉस्ट काट के, बोलो। तो अगर एग्जिस्टिंग है तो मान लो जैसे हमने 2 रुपए का डिविडेंड बांटा, 10 रुपए का शेयर है, तो 20% कॉस्ट आ गई। यही 20% रिटेन्ड अर्निंग की होगी, यही 20% इक्विटी की होगी। समझ आए? लेकिन अगर आप नया शेयर इश्यू कर रहे हो, अगर आप, तो कहा जाएगा ऐसे बेटा, जब रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट निकाली जाएगी तब तो ऐसे निकालेंगे, डीपीएस अपॉन P0 10 से, मतलब 2/10, ये तो 20% आएगा। किसकी? रिटेन्ड अर्निंग की। किसकी? और जब निकालोगे इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, कहेंगे 2 रुपए का डिविडेंड दिया, 10 रुपए मिला था, लेकिन इसमें से 3 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट लग गया था, तो हो जाएगा 2/7। कहानी समझ आई? मतलब ये देखो इधर, जितने फॉर्मूले पढ़े इक्विटी के लिए, उन्हीं सबसे क्या निकलेगी? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, उन्हीं से क्या निकलेगी। लेकिन अगर पुराना इक्विटी शेयर है तो जो इक्विटी की कॉस्ट है वही रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट है। 8 तरीके इसके थे तो 8 उसके भी हैं। इक्विटी की कॉस्ट निकालने के कितने तरीके थे? 8, तो उसके भी 8 हैं। अगर पुराना इक्विटी है तो जो रिटेन्ड अर्निंग है वही क्या हो जाएगी? जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके बराबर हो जाएगी? रिटेन्ड अर्निंग। निकालने की आवश्यकता नहीं है, इक्विटी निकालना और लिख देना दिस इज इक्वल्स टू रिटेन्ड अर्निंग, बात खत्म। लेकिन अगर नया है तो क्या करेंगे? बिना फ्लोटेशन कॉस्ट के जब निकालोगे तो आएगी रिटेन्ड अर्निंग, और जब फ्लोटेशन कॉस्ट लेके निकालोगे तो आएगा इक्विटी। डिफरेंस समझ में? बोलो यहां तक ठीक है? लेकिन लगेगा इन्हीं 8 अप्रोचेस से। पूछो, कुछ पूछना चाहते हो? देखो मैं कह रहा हूं, अगर बिना फ्लोटेशन कॉस्ट के निकालेंगे तो क्या आएगा? इधर देखो, पहली अप्रोच का नाम क्या है? डिविडेंड प्राइस अप्रोच। बोलो, अब मान लो पुराना इक्विटी है, 2 रुपए का डिविडेंड दिया, 10 रुपए का इक्विटी है, तो ये जो 20% की कॉस्ट आई, यही बोला जाएगा KE है, यही KR है। समझ आया? और अगर नया इक्विटी इशू किया है, नया इक्विटी इशू किया और डिविडेंड 2 रुपए का दिया, नया इक्विटी इशू किया और डिविडेंड 2 रुपए का दिया, तो KE और KR अलग अलग निकलेगा। अप्रोच वही लगेगी, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, डिविडेंड प्राइस अप्रोच। जब रिटेन्ड अर्निंग निकालोगे तो कहेंगे 2 रुपए का डिविडेंड, 10 रुपए का शेयर, 20% हो गया।
लेकिन जब इक्विटी निकालोगे तो कहेंगे 2 रुपए का डिविडेंड, 10 रुपए का शेयर इशू किया, 3 रुपए तो खर्च हो गया इशू एक्सपेंसेस, तो ये निकलेगा 2/7। अब कहानी समझ आई? जब हम फ्लोटेशन कॉस्ट कंसीडर करेंगे तब वो किसकी कॉस्ट हो जाएगी? इक्विटी की। फ्लोटेशन नहीं लोगे तो किसकी होगी? रिटेन्ड अर्निंग की। क्यों? लॉजिक क्या है? रिजर्व थोड़े ना इशू किया जाता है, रिजर्व बनाने के लिए थोड़े ना अंडरराइटर होता है, रिजर्व बनाने के लिए थोड़े ना एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, रिजर्व पे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती। ऐसा समझे? अब बताओ फिर से, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर क्यों है? क्योंकि वो इक्विटी वाले का ही पैसा है भाई। तो जो इक्विटी की कॉस्ट है वही क्या है? रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट है। अगर एग्जिस्टिंग है तो, अगर नया है तो जितने तरीके से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकली उतने तरीके से क्या निकलेगी? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। लेकिन अगर हम फ्लोटेशन कॉस्ट न लें तो वो किसकी कॉस्ट होगी? फ्लोटेशन कॉस्ट न लें तो किसकी होगी? रिटेन्ड अर्निंग की। फ्लोटेशन ले लें तो किसकी होगी? इक्विटी की। और एक छोटा सा चेंज और आता है, लेकिन वो भी समझ नहीं पाओगे। क्या? रिजर्व की थोड़े ना मार्केट वैल्यू होती है, इक्विटी की मार्केट वैल्यू होती है। इक्विटी शेयर बाजार में बिक रहा है, रोज बढ़ेगा रोज घटेगा। रिजर्व तो अपने पास पड़ा है ना, जितना है उतना है। समझ में? और लास्ट पॉइंट देखना, ये अब ये क्या है बेटा? ये है पर्सनल टैक्स। क्या है? पर्सनल। ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पहले दोनों केसेस समझ में आ गए? बताओ क्या है पहला केस? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग किसके बराबर होती है? क्यों? अगर इक्विटी शेयर कैसे हैं? एग्जिस्टिंग या पुराने, मतलब नए नहीं है तो बराबर होगी, नए हैं तो अलग अलग होगी। फ्लोटेशन कॉस्ट लेंगे तो किसकी आएगी? और दो बातें फर्क करती हैं। क्या? रिजर्व की मार्केट वैल्यू नहीं होती, इक्विटी की मार्केट वैल्यू होती है। फ्लोटेशन कॉस्ट नई इक्विटी में आएगी, फ्लोटेशन कॉस्ट रिजर्व में नहीं आती। ठीक है? अब तीसरी बात बेटा, तीसरी बात यह है, क्या कहते हैं? अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही रिटेन्ड अर्निंग है। सब बच्चे पूरे कंसंट्रेशन से, तभी समझ में आएगा। ये देखो सब काट दिया मैंने, खाली इतना देखो। बताओ क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बराबर कौन सा सिचुएशन चल रहा है? 1 चल रहा है। अब समझना, अब मैं क्या कह रहा हूं पूरे फोकस के साथ, तो समझ एक ही बार में आ जाएगा। देखो मैं कहता हूं आप लोग मेरी कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हो। अगर एग्जिस्टिंग हो तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही क्या है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है कि नहीं है? लेकिन अब मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं सुनो, चलो मैं रिजर्व अगर न बनाऊं, सारा पैसा आपको दे दूं, तो क्या सरकार टैक्स नहीं लेगी आपसे? तो जो बचेगा नेट ऑफ टैक्स वो आपकी जेब में आएगा ना। बोलो, इसको बोलते हैं टीपी, टीपी फॉर पर्सनल टैक्स। आप जिस स्लैब में होगे, आप 10% में हो तो 10% दोगे, 20 में हो 20 दोगे, 30 में होगे 30 दोगे। मेरी बात समझा नहीं बेटा? अगर क्वेश्चन में पर्सनल टैक्स दिया होगा, क्या दिया होगा, तब ये काम करेंगे। पर्सनल टैक्स नहीं दिया है तो दोनों आपस में बराबर है, तब कोई समस्या ही नहीं है। जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वही किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के बराबर है। लेकिन अगर पर्सनल टैक्स है तो जो मैं आपको पे करूंगा मेरे लिए कॉस्ट है, आपके लिए डिविडेंड है, तो उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगी आपसे। टैक्स तो टैक्स देने के बाद जो बचेगा वो आपकी जेब में जाएगा ना। तो 1 माइनस टैक्स रेट। बोलो। नंबर 2, दूसरी बात सुनिए, मैं आपको डिविडेंड दूंगा तो उसको कहीं मान लो इन्वेस्ट करोगे। भाई यहां तो यही बात हो रही है ना कि अगर हमको समय पे मिल जाता पैसा तो हम कहीं इन्वेस्ट करके उससे 2 पैसे बना लेते। अब आप बताओ, मैं आपको डिविडेंड दे दूं तो आप उसको जब कहीं इन्वेस्ट करोगे बाजार में तो ब्रोकरेज नहीं लगेगी? लगेगी ना। तो एक ब्रोकरेज लगेगी, और नंबर 2 फिर जब कमाओगे तो सरकार टैक्स लेगी। तो 2 चीजें कटेंगी आपसे। ये देखो, एक तो ब्रोकरेज और दूसरा, तो जब अपने पास, तो 1 माइनस ब्रोकरेज करने का मतलब आफ्टर ब्रोकरेज, और 1 माइनस टीपी करने का मतलब आफ्टर पर्सनल टैक्स। समझ गए? और अगर ये सवाल में नहीं दिए हैं तो हम मान लेंगे देयर इज नो ब्रोकरेज, देयर इज नो पर्सनल टैक्स। जब ये दिया है तो फिर ऐसे लगेगा। अब बात समझ नहीं? चलो अब सम अप करो, पूरा कंसेप्ट क्या है बताओ। KR का मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। इसमें 3 बातें बनेंगी। पहला, अगर एग्जिस्टिंग इक्विटी है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही, तो रिटेन्ड अर्निंग का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, आप इक्विटी निकालें, जो आएगा दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, दैट्स इट। नंबर 2, अगर न्यू इक्विटी है, अब
इक्विटी के फॉर्मूले से ही क्या निकलेगा, रिटेन अर्निंग। लेकिन जब हम रिटेन अर्निंग निकालेंगे तो ना मार्केट वैल्यू लेंगे और ना फ्लोटेशन कॉस्ट लेंगे, हम बुक वैल्यू से सवाल लगाएंगे, तब किसका निकलेगा, रिटेन अर्निंग का। और जब हम मार्केट वैल्यू लेंगे और क्या बेटा, फ्लोटेशन कॉस्ट लोगे, तब क्या निकलेगा, इक्विटी का निकलेगा। और फिर सवाल में अगर अपने लोग को पर्सनल टैक्स दिया है और ब्रोकरेज दिया है तो जो मिलेगा शेयर होल्डर को वो नेट ऑफ टैक्स होगा, वो नेट ऑफ ब्रोकरेज होगा। तो 1 माइनस ब्रोकरेज 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डन। अब क्वेश्चन नंबर 10 यही था, देखो स्क्रीन पे। चलो सब बच्चे देखिए, कह रहा है वाई लिमिटेड रिटेन 7,50,000 आउट ऑफ करेंट अर्निंग। करेंट अर्निंग से 7.5 लाख रोक लिया है, तो दिस इज रिटेन अर्निंग। फिर कहता है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू शेयर होल्डर इफ दे हैड इन्वेस्टेड द फंड एल्सवेयर 10%। कह रहे हैं अगर ये अपना पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते तो 10% कमा लेते, तो यही तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया, यही तो हो गया बेटा। फिर कह रहा है उसमें इनको 3% का ब्रोकरेज लगता और इन 30% के स्लैब रेट में है, तो 10% में से 3% एक कटेगा और 30% एक कट जाएगा, जो बचेगा वही तो होगी ना कॉस्ट। नहीं समझ आए, सुनो देखो ऐसे, अब जितना बताऊं उतना समझो। स्क्रीन पे देखो, ये बताओ ब्रोकरेज दिया है और क्या दिया था इसमें, एक टैक्स ब्रैकेट दिया है, तो इसका मतलब हो गया कि ये यहां से सिचुएशन 3 से ले जाके कनेक्ट कर रहा है। अब ये बताओ, इधर देखना, मुझे ये दिया है, मुझे ये दिया है, मुझे ये चाहिए कि नहीं, इसको निकालने की कितनी अप्रोचेस पड़ी थी, 8, आठों में से किसी से आएगा। लेकिन बेटा आठों की जानकारी तो दी हो। अब ये देखो सवाल पढ़ो, न इसमें डिविडेंड है, न प्राइस है, न अर्निंग प्राइस, न डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ, न अर्निंग प्राइस प्लस ग्रोथ, न सीएपीएम मॉडल, न एचपीआर, किसी की जानकारी ही नहीं दी है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए तो उसने बता दिया, कह रहा है ये देखो, कह रहा है द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेड रिटर्न ये है, अगर वो ये रिजर्व कहीं और इन्वेस्ट करते तो 10% कमा लेते, तो हम इसी को ना मान लेंगे कि यही हो जाएगा ना। अरे जब डेटा देगा तब भी तो निकालेगा, कोई जादू थोड़े ना हम लोग को आता है कि निकाल देंगे, डेटा चाहिए ना, समझ आए। तो यही के ही हो गया, के इज 10%, और ब्रोकरेज आपको दे रखा है, टैक्स आपको दे रखा है, रखो सीधा आंसर। अगर ये 10% ना दिया होता तब क्या करते, तब कुछ बताता, डिविडेंड बताता, अर्निंग बताता, ग्रोथ रेट बताता, बीटा बताता, आरएम बताता, आरएफ कुछ तो बताता ना बेटा। चलो अब निकालते हैं, आइए क्वेश्चन 10 है। केयर डन, आगे बढ़े। चलो अब बेटा एक लास्ट पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग बड़े बड़े सवाल लगाएंगे। बड़े बड़े मतलब क्वेश्चन एक ही होगा, उसी में प्रेफरेंस, उसी में डिवेंचर, उसी में इक्विटी, उसी में रिटेन अर्निंग, सब निकालोगे, फिर सबका एवरेज निकालोगे। एग्जाम में वही आता है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट
अब होगा लास्ट हम लोग का कंसेप्ट नंबर 20, हेडिंग बनाओ। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट और रिटर्न। लिखिए। नॉर्मली a confusion arises in this question that in this question नहीं बेटा, in this chapter, that from whose point of view we are calculating cost of capital। बताओ, आप लोगों को बता चुका हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हो, कंपनी या इन्वेस्टर? कंपनी या इन्वेस्टर? दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे जो कंपनी के लिए कॉस्ट है वही इन्वेस्टर के लिए क्या है, रिटर्न है। बस इक्का दुक्का चीजों का फर्क आता है। क्या फर्क आता है? इन्वेस्टर जितना पैसा देगा वो कंपनी को मिलता नहीं, बीच में अंडरराइटर और खर्चे आ जाते हैं। कंपनी जितना इन्वेस्टर को देगी वो उसको नहीं मिलेगा, बीच में उसका इनकम टैक्स और ब्रोकरेज वगैरह आ जाती है। तो उसको अगर स्किप कर दें तो जो जो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है वही इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है। लिखिए। We are doing this chapter from company's point of view as well as investor's point of view। Cost to company equals to return for investor, except difference due to brokerage, difference due to tax rate, तो जो कंपनी के लिए कॉस्ट है वही इन्वेस्टर के लिए रिटर्न है। बस इस एक्सेप्शन को छोड़ के। चलो ये बात हुई, अब आगे लिखिए। कंसेप्ट नंबर 21, calculation of
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, KO, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग book value weight or using market value weight। फॉर, ये फर्स्ट पॉइंट है, फॉर दिस कैलकुलेशन टू टाइप्स ऑफ presentation can be made। पहला, टैबुलर प्रेजेंटेशन, दूसरा इक्वेशन प्रेजेंटेशन। टैबुलर प्रेजेंटेशन, इक्वेशन प्रेजेंटेशन, हो गया? अच्छा, अब बेटा देखो स्क्रीन पे, देखो ऐसा है, अब एक क्वेश्चन करना है लेकिन उसका टाइम है नहीं। जरा सामने देखिएगा सब लोग, क्या है? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन करना है, पहले सुन लो। अब आज टाइम नहीं, आप चाहोगे तो घर से भी लगा लोगे, थोड़ा सा रह जाएगा वो मैं करवाऊंगा। देखो क्या कहता है, कैलकुलेट WACC यूजिंग फॉलोइंग डेटा, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। इसको ये इतनी बात छोड़ दो। अब ये बताओ, इनके पास डिवेंचर है तो निकलेगा KD, इनके पास प्रेफरेंस शेयर है निकलेगा KP, इनके पास इक्विटी शेयर है KE निकलेगा। ठीक है, अब 2 मिनट रिवाइज करो। डिबेंचर कितने टाइप का होता था? रिडीमेबल, इरिडीमेबल। ये 2 टाइप का होता था, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। इसको कैलकुलेट करने के 8 तरीके पढ़े थे, तो इसमें से कुछ न कुछ की जानकारी नीचे दी होगी, उससे ये सब इंडिविजुअली आ जाएंगे, वो मैं पढ़ा चुका हूं। फिर इनका एवरेज जब निकालेंगे तो उसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज। इनके एवरेज को क्या बोलेंगे?
ये देखो, अब मैं रिलेट भी कराता हूं, तो ये अलग अलग एक बार खुद से भी घर से निकाल के आना, तो नेक्स्ट क्लास में चेक हो जाएगा। जैसे पढ़ो और यहीं पे रिलेट करो। द मार्केट प्राइस ऑफ सिक्योरिटी आज, डिबेंचर का मार्केट प्राइस 105 रुपए का है, प्रेफरेंस का 110 है, इक्विटी का 24 है। ठीक है, अब डिबेंचर का पॉइंट सुनो। डिबेंचर 100 रुपीज पर डिबेंचर इशूड एंड रिडीमेबल एट पार। अब बताओ डिबेंचर कैसा हुआ, रिडीमेबल कि इररिडीमेबल? अच्छा, 10% का इंटरेस्ट रेट है, 4% की फ्लोटेशन कॉस्ट है, 10 साल इनका मैच्योरिटी पीरियड है। अब याद करो, जब डिबेंचर होता था रिडीमेबल तो अपने पास दो तरीके होते थे, एक अप्रोक्सीमेशन, एक IRR होता था। कौन सा बेस्ट है? लेकिन वो तब लगाएंगे जब सवाल में हिंट देगा, PVF दिया हो। मैंने बताया था ना, दिया है नहीं तो डायरेक्ट क्या लगा दोगे, अप्रोक्सीमेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो खुद से लगाओगे, ठीक है? नहीं आएगा तो मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, ठीक है? अगला सुनो, 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल एट पार। प्रेफरेंस शेयर कैसा हो गया, रिडीमेबल। तो जैसे डेट निकलता है वैसे ही तो प्रेफरेंस निकलता है बेटा। बस क्या होता है उसमें, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, और इसमें डिविडेंड कब देते हो, टैक्स देने के बाद। अच्छा, फिर ये पढ़ो आगे, इक्विटी शेयर रेस्ट हैज 4 फ्लोटेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस 24 रुपए। मार्क अर्निंग, अब ये देखो बेटा, ये मार्केट प्राइस 24 रुपए का है, इक्विटी शेयर हैज रेस्ट 4 और मार्केट प्राइस 24 का है। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड दिया है, ग्रोथ दिया है, तो आपको नहीं लगता डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच लग जाएगी? उससे आ गया। तो पहले इंडिविजुअली सब निकाल लेंगे, फिर हम लोग चाहे टेबल बना के निकालेंगे वेटेड एवरेज, चाहे इक्वेशन बना के निकालेंगे वेट। वो मेरा काम है, वो मैं सिखाऊंगा। समझ गए? आंसर दे दूं? KD आएगा 5.5%, KP बेटा जब निकालोगे तो 5.3%, और ये वाला जब निकालोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो ये 10% के आसपास आएगा। बेटा ये PDF डाल देते हैं, अभी ग्रुप पे डाल देते हैं PDF। ये अभी पूरा नहीं हुआ था, आज कंप्लीट हो गया तो अभी पूरा डाल दे रहा।